हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर हम लोग उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं पढ़ेंगे, कैसे ये बना, किसका हिस्सा है, कौन सी लैंग्वेज के साथ सपोर्ट करता है, किस किस कंप्यूटर पर चल सकता है और हम इसे अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, क्या एक ही कंप्यूटर में दो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज और उबुंटू साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। ये सारी चीजें भी आज के इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में और सीखते हैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमने एक लाइन लिखी है कि उबुंटू का मतलब क्या होता है। उबुंटू एक प्राचीन अफ्रीकी शब्द है जिसका मतलब होता है दूसरों के प्रति मानवता। और उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनेक्स के साथ बनाया है और हम लोगों ने पहले पुराने ट्यूटोरियल में पढ़ा हुआ है कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स लैंग्वेज या ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मतलब होता है कि ओपन सोर्स हम पहले भी बहुत बार आपको बता चुके हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसे प्रोग्राम जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के इंटरनेट पे या किसी और तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इनमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। उबुंटू भी इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि दूसरों के प्रति मानवता या ये भला करने के लिए बनाए गए हैं। उबुंटू भी आप डाल सकते हैं, ये भी एक तरीके का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उबुंटू डेबियन लाइनेक्स पर आधारित एक मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला लाइनेक्स वर्क स्टेशन प्लेटफॉर्म है। हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में लाइनेक्स पढ़ा था, तो लाइनेक्स का यूज सबसे ज्यादा सर्वर या बहुत बड़े कंप्यूटर पे यूज होता था, चाहे जैसे बैंकिंग का सर्वर हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो, हाई सिक्योरिटी वाले जहाँ पे काम होते हैं उस जगह पे हम लाइनेक्स का यूज करते थे। जबकि उबुंटू को बनाया गया था एक लो लेवल वर्क स्टेशन पर काम करने के लिए। जैसे लो लेवल का मतलब जैसे हमारे और आपके पर्सनल जो कंप्यूटर होते हैं, यदि आप इस जगह पे लाइनेक्स का यूज करना चाहते थे तो उसके लिए उन्होंने उबुंटू बना दिया था। आप लाइनेक्स यूज करना थोड़ा कठिन होता है, लाइनेक्स सर्वर पे यूज किया जाता है या उन्हीं के लिए बना है, तो उबुंटू उन्होंने विंडोज का एक विकल्प बना के, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकल्प बना के लाइनेक्स बना उबुंटू बना दिया, जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप डेस्कटॉप पर चल सकता है। अगला मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि उबुंटू 50 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है, इंक्लूडिंग ये हिंदी में भी चलता है और इसमें सहायक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इसके अंदर आपको ऑफिस स्वीट यानी एमएस ऑफिस जैसे होता है, ऐसे ही इसमें लिब्रे ऑफिस होता है। इसका खुद का ब्राउजर है फायरफॉक्स, इसका ईमेल है थंडरबर्ड और मीडिया की एप्स, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो इसमें आपको डाल एक साथ डली हुई मिलती है, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप डालते हैं तो आपको सारी चीजें, चाहे ब्राउजर हो चाहे एमएस ऑफिस हो, ये आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जबकि उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ऐसी चीजें, ऐसे एप्लीकेशन जो बहुत ज्यादा नीडेड होते हैं, आवश्यक होते हैं, वो आपको उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में साथ में ही डले मिल जाते हैं। वो सभी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल वर्जन में मिलते हैं आपको, यानी वो भी ओपन सोर्स वाले ही होते हैं। लिखा है यहाँ पे कि उबुंटू का उपयोग 66% अनुभवी डेवलपर्स द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर किया जाता है, यानी ये सर्वर पर तो चल ही जाता है लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर पर भी चल सकता है। क्लियर है ना। अब देख लेते हैं हम आगे चल के कि उबुंटू की क्या विशेषताएं क्या हैं, कि इसको यूज करना इतना अच्छा क्यों माना गया है, वो देख लेते हैं। पहली विशेषता इसकी है कि ये यूजर फ्रेंडली है, जबकि लाइनेक्स यूजर फ्रेंडली नहीं था और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए उन्होंने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया ताकि इसका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपटीशन किया जा सके। इसका भी इंटरफेस बिल्कुल सरल है, बहुत आसान लगता है, ठीक है ना। अगला इसकी विशेषता है सिक्योरिटी। उबुंटू उल्लंघनों को रोकने के लिए ऐप आर्मर और अन्य उन्नत सुरक्षा उपायों का उपयोग करता है। इसमें प्रशासनिक कार्यों के लिए अस्थायी विशेषाधिकार निर्दिष्ट करने के लिए एक सूडो टूल भी है। ये सिक्योरिटी फीचर बहुत ज्यादा उपलब्ध करवाता है। अगला इसमें पॉइंट है सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। उबुंटू में बड़ी संख्या में एप्लीकेशन है जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वेब ब्राउजर है, जैसे मैंने बताया मोजिला फायरफॉक्स है या जीनोम यूटिलिटीज है या लिब्रे ऑफिस है, ओपन सोर्स ऑफिस है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती हैं। अगली इसकी विशेषता है हार्डवेयर सपोर्ट।
ये उबंटू हार्डवेयर के लिए मजबूत समर्थन के साथ आता है, जिसमें आप प्रिंटर, ड्राइवर और बहुत कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब इसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि आपका प्रिंटर नहीं चलेगा, स्कैनर नहीं चलेगा या ये नहीं चलेगा। ये मोस्ट ऑफ द सारे हार्डवेयर को सपोर्ट कर सकता है। ये सारी विशेषताएं थी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगली विशेषता है इसकी रेगुलर अपडेट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, फ्री में मिलता है तो इसमें अपडेट नहीं होते हैं। उबंटू 6.06 के बाद संस्करणों को दीर्घकालिक समर्थन प्राप्त होता है, जिसमें हार्डवेयर के लिए अपडेट, सुरक्षा अपडेट और उबंटू स्टैक के पैच शामिल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू के लिए टाइम टाइम पे आपकी अपडेट के लिए, सुरक्षा की अपडेट के लिए ये आपको कुछ ना कुछ अपडेट ऑटोमेटिकली देता रहता है। आपको वो भी खरीदना नहीं है। ये नहीं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना हो गया तो अब पूरा उसकी सिक्योरिटी कट जाएगी, खराब हो जाएगी, नहीं, आपको अपडेट मिलते रहते हैं। अगला इसमें पॉइंट है लाइट वेट है। विंडोज की तुलना में बहुत हल्का होता है और पुराने कंप्यूटरों पे भी आसानी से चल जाता है। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट उबंटू में एक अंतर्निहित सॉफ्टवेयर सेंटर होता है, जहां पर आप आसानी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और उन्हें हटा सकते हैं। जैसे मोबाइल पे प्ले स्टोर होता है, ऐसे ही यहाँ पे उबंटू में उबंटू का एक प्ले स्टोर होता है, जहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है और सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाते हैं। तो इसकी लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी होती है। अब हम देख लेते हैं कि इसके यूज करने के फायदे क्या है, लाभ क्या है। पहला फायदा है कि यह लगातार अपने बग्स को अपडेट और फिक्स कर रहा है। इसमें जो भी कमियां आती है ना, वो बहुत जल्दी फटाक से उनको हटाते रहते हैं। आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करना कि 6 महीने में, 1-2 महीने में आपको उसका अपडेट मिलेगा। नहीं, ये रोज का रोज या कुछ ना कुछ दिन में अपडेट होते रहते हैं। एनवीडिया ड्राइवर निःशुल्क शामिल है। इसका जो विजुअल ग्राफिक्स का एडेप्ट ड्राइवर होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जबकि विंडोज में परचेज करना पड़ता है। इसमें एक सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस है और इसे स्थापित करना बहुत आसान है। इसका जो इंटरफेस है, जो देखने का तरीका है, बहुत सरल होता है और इजी होता है, इसलिए चलाने में बहुत सरल होता है। इसकी डिवाइस अनुकूलता है, आप कोई सी भी डिवाइस लगा दो, सबको सपोर्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है इसमें 64 बिट 32 बिट का लफड़ा है, वो सब नहीं होता है। संस्थापक कंपनी सुरक्षा अद्यतन के माध्यम से 9 महीने तक तकनीकी सहायता प्रदान करती है। आप फ्री में खरीदते हैं तब भी आपको 9 महीने तक आपको टेक्निकल हेल्प फ्री में मिलती है। अगली विशेषता, अगला लाभ है इसका, मुफ्त में है और लाइसेंस के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें इसके साथ साथ बहुत सारे फ्री वाले एप्लीकेशन भी शामिल होते हैं। आप परिवार, व्यवसाय और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपने में विंडो खरीदी है तो वो एक ही कंप्यूटर के लिए होती है। आप दूसरे कंप्यूटर पे चलाओगे तो वो इलीगल या असंवैधानिक या गैर कानूनी माना जाता है, जबकि उबंटू में ऐसा नहीं है। आपको एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बनाने की अनुमति देता है। आपके कंप्यूटर पर आप सर्वर भी बना सकते हो। दुनिया की विभिन्न भाषाओं के लिए कई अनुवाद हैं। ये बहुत सारी लैंग्वेज में है, जबकि विंडोज सिर्फ इंग्लिश में आता है। ये हिंदी को भी सपोर्ट करता है और बहुत सारी लैंग्वेज है जिनमें उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। दीर्घकालिक समर्थन या एलटीएस संस्करण हर 2 साल में जारी किए जाते हैं और सर्वर या डेस्कटॉप संस्करणों पर 5 साल तक समर्थित होते हैं। ये हर 2 साल में अपना नया संस्करण यानी वर्जन इशू करता है और 5 साल में सर्वर के लिए इशू करता है। यानी अपडेशन भी हमें रेगुलर मिलते रहते हैं। भाई अब लाभ है तो हानियां भी होंगी। अब हानियां देख लेते हैं, हानियां क्या क्या है, इसके नुकसान क्या है। पहला नुकसान है कि रेड हैट, ओपनस्यूज, डेबियन और फेडोरा जैसे एकाधिकरण वितरण निःशुल्क हैं। इसके कार्यान्वयन में एक समस्या है क्योंकि इसमें बहुत विविधता है। ये सारी चीजें निःशुल्क हैं, निःशुल्क के साथ सारे के सारे अलग अलग होते हैं। ये नहीं कि अगर आपको लाइनेक्स चलाना आता है तो आप उबंटू भी चला सकते हैं। अब इसमें थोड़ा काम करने में थोड़ी सी आपको जटिलता होगी। इसको वही लोग चला सकते हैं जो थोड़ा सा पुराने कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं या और अधिक नवीन हो सकते हैं। मतलब इसमें कुछ और चेंजेस किए जा सकते थे अच्छा बनाने के लिए। स्थापित करने के लिए सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बावजूद कभी-कभी डिस्क चुनने और विभाजन बनाने में मदद की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बताया ना कि इसको चलाने के लिए थोड़ी सी एक्सपर्टनेस चाहिए होती है। एक न्यू कमर, नया कंप्यूटर सीखने वाला आदमी उबंटू को आसानी से नहीं चला सकता। कभी-कभी हमें जब पार्टीशन बनाना होता है या ड्राइवर्स अपलोड करने होते हैं, डिस्क में फ्रेगमेंटेशन करना होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव बनानी होती है, तब हमें बहुत समस्या आती है। इसके बाद व्यावसायिक मानक से बाहर है क्योंकि अन्य व्यावसायिक ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में कम लोकप्रिय है। अगर कमर्शियल स्तर पे कोई अपने व्यापार में, बिजनेस में इसका यूज कम करते हैं क्योंकि ये थोड़ा फेमस नहीं हुआ है। खुला स्रोत होने के कारण सावधानी न बरती जाए तो वायरस आ सकता है, क्योंकि ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स का मतलब है कि सबके लिए फ्री में अवेलेबल होता है, तो ये सुरक्षा भी थोड़ी सी लैक हो जाती है इसमें। इसके बाद अगला है ग्राफिक्स खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके ग्राफिक्स थोड़े से ज्यादा अच्छे नहीं है, अभी इसमें भी और सुधार होने की गुंजाइश है।
इसके बाद आता है इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह कई क्षेत्रीय भाषाओं और HTML टैग और CSS के गुणों का उपयोग करता है। ये वही बात आ गई कि भाई आपको इसको चलाने के लिए थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। नया आदमी इसको नहीं चला सकता है जो पहली बार कंप्यूटर चला रहा हो। सभी सॉफ्टवेयर के साथ संगत नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये तो थे इसके फायदे और नुकसान। अब देख लेते हैं हम इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं, और डाउनलोड इंस्टॉल होने के बाद ये कैसा दिखता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने गूगल क्रोम स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले आपको आना है google.com पे और आपको यहाँ पे लिख देना है Ubuntu डाउनलोड। सिंपल, आप इस पे क्लिक करेंगे और पहली ही वेबसाइट पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाउनलोड Ubuntu फॉर डेस्कटॉप। आप इस पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने सीधी सीधी Ubuntu की डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे देखिए ubuntu.com डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप के लिए आ गया है। अब यहाँ पे आपको Ubuntu डेस्कटॉप होम पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे Ubuntu का ये वर्जन है 22.044 और यहाँ पे डाउनलोड 24 पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा साइज बड़ा होता है, ये 4.7 GB का है, 4.7 GB का है, तो ये आपकी नेट की स्पीड से थोड़ा सा समय ज्यादा लेता है। अब ये जो डाउनलोड हो रही है ये ISO फाइल होती है, देख रहे हैं ये ISO फाइल है। ISO फाइल के लिए हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ती है, तब ये जाके बूटेबल बन सकती है, तभी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं और इसको डाउनलोड होने देते हैं। यहाँ पे हमारा ये Ubuntu डाउनलोड होके आ गया है। इसका साइज आपको दिख रहा है, ये 4.69 GB का है। अब आपको इसकी पेन ड्राइव में ISO फाइल बनानी है, वो भी मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है रूफस, और रूफस को आप डाउनलोड करके आप इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे एक पेन ड्राइव ऑलरेडी लगी हुई है, तो उसने ऑटोमेटिकली 32 GB की पेन ड्राइव डिटेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है डिस्क और ISO इमेज को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ सिलेक्ट पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहां पर ये डली हुई है फाइल वहां पर जाएंगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे ये फोल्डर के अंदर हमारी ये फाइल है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ओपन कर दिया और देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमें कुछ भी नहीं छेड़ाछाड़ी करनी है, सिंपल यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे और हमारी पेन ड्राइव में Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम डल जाएगा और इसको लेके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे पेन ड्राइव बूटेबल बनाते हैं, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगले ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस कैसा होता है, कहाँ पे कौन सी चीज होती है, उन सारी चीजों को देखेंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।